जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लखनवी अंदाज नामक कहानी पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं यशपाल जी। यशपाल जी, ये जो कहानी है ये लखनवी अंदाज, ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान और शौकत वाली जो बनावटी जीवन शैली है उस पर व्यंग करती है। तो आइए हम सबसे पहले लेखक का व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के बारे में जानें, थोड़ा सा जीवन परिचय देंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ये एक महान क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और सुखदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। तो यशपाल जी की मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव जी से हुई। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 यानी 1976 में हुई। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता ये उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का बहुत ही मार्मिक दस्तावेज है। इसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, मतलब उनकी रचनाओं की विशेषता है। अब देखिए, यशपाल जी जो थे वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखीं। उनके कथा साहित्य में आधुनिक समाज और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की अत्यंत कटु आलोचना की है। और उनकी जो लखनवी अंदाज कहानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी में झूठी शान पर गहरा व्यंग किया गया है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देने वाले लेखक हैं। अब यशपाल जी जो हैं, यशपाल जी ने ये कहानी ये साबित करने के लिए भी लिखी है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। परजीवी का मतलब होता है बेटा पैरासाइट। पैरासाइट जो बड़े बड़े पेड़ों से लिपटी हुई बेलें होती हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, बल्कि पेड़ जो अपने लिए भोजन बनाता है उससे वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। मतलब ऐसे भी लोग आज भी देखने को मिलते हैं जो खुद अपने आप में कुछ नहीं हैं, लेकिन अपने पुरखों द्वारा कमाई गई दौलत से झूठी शान शौकत बघारते हैं और दिखावा करते हैं, और उसी राजसी ठाठ बाट को दिखाकर वो अपने आप को उन्हीं की तरह नवाब या ठाकुर या जमींदार ये दिखावा करते हैं कि हम तो उस खानदान से हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो उनका अपना कमाया हुआ कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपने पुरखों की कमाई पर शान और शौकत दिखाकर और अपने समाज में अपनी इज्जत और मान सम्मान चाहते हैं। इस कहानी में ऐसे ही एक नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली पर व्यंग किया गया है।
यहाँ पर पतनशील सामंती वर्ग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देखो, आज ना तो सामंत रह गए, ना राजे रजवाड़े रह गए, ना ठकुरैसी, ना जमींदारी, ना नवाबी, कुछ भी नहीं रह गया। अब तो डेमोक्रेसी है। पर फिर भी इन खानदानों के जो लोग हैं, ये जो जमींदारी प्रथा और इसको, ये जो लोग हैं, ये आज भी अपने आप को उसी गुरूर से देखते हैं समाज में। वही उनका वो अपने रुतबे को दिखाते हैं कि हम तो फलाने राजे रजवाड़ों के खानदान से हैं, या हम तो जमींदारों के खानदान से हैं। मतलब वो एक शान जो है, वो आज भी वो यहाँ पर कायम रखना चाहते हैं समाज के बीच में अपनी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। और उस शान को कायम रखने के लिए वो जो उनके पुरखों की कमाई हुई दौलत है, उसको उड़ाते हैं और बनावटी दिखावा करते हैं। जबकि आज की डेट में, वर्तमान समय में, उनका अपना, भले वो अपने आप में कुछ ना हो, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं कि जैसे वो आज भी उसी शान और शौकत को मेंटेन किए हुए हैं। ओके, तो हम देखते हैं लखनवी अंदाज कहानी। नवाब साहब मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मतलब लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, ये सोचकर कि दूर तो जाना नहीं है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है मेन स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन जो चलती है आसपास के क्षेत्रों के लिए, जो हर छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती जाती है, उसको बोला है। ठीक है, तो सेकंड क्लास का टिकट इसलिए ले लिया कि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों में हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते हैं। तो वो सेकंड क्लास का टिकट क्यों लेंगे, जनरल टिकट लेकर ही चढ़ते उतरते हैं। सेकंड क्लास अक्सर खाली रहता है। तो लेखक ने सोचा क्यों ना सेकंड क्लास का टिकट लिया जाए, और डिब्बा भी खाली होगा, बैठकर नई कहानी के बारे में विचार करेंगे और आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा लेते हुए सफ़र हमारा पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और जैसे ही डब्बे पर चढ़े, उन्होंने सोचा था कि डिब्बा पूरी तरह खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, इसलिए आराम से बैठकर वो नई कहानी के बारे में सोचेंगे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेंगे। लेकिन लेखक ने जो आशा की थी कि रेल के सेकंड क्लास में कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उसकी इस आशा के विपरीत उसमें एक नवाबी स्वभाव वाले सफ़ेद पोश सज्जन सवार थे। लेखक ने सोचा था कि वो अकेले में आराम से नई कविता के बारे में सोचेंगे, परंतु उनकी सोच धरी की धरी रह गई। सफ़ेद पोश यानी कि सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति। सेकंड क्लास में बैठे सज्जन व्यक्ति जो किसी लखनवी नवाब के समान थे, वे बड़े आराम से खाली डब्बे में पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने की बर्थ पर एक तौलिया बिछा हुआ था, उस पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। जैसे ही लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, लखनवी नवाब ने से सज्जन असुविधा महसूस करने लगे और ऐसे लगा मानो उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो, और मानो वो खीरे खाने के संकोच में पड़ गए हों। उन्होंने लेखक के साथ संगति करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने रेल के डिब्बे में पहले से ही बैठे सज्जन को देखकर पहले कल्पना यह की थी कि लखनऊ के नवाब जैसे लगते हैं। दूसरी बात, वो उन्होंने सोचा कि लेखक के अचानक आ जाने से वो संकोच में पड़ गए, उनके एकांत चिंतन में जैसे बाधा पड़ गई हो। वे शायद, लेखक ने सोचा शायद ये भी किसी नई कहानी की सूझ में होंगे और खीरे जैसी सामान्य चीज़ को खाने के संकोच में पड़ गए होंगे। मतलब उनको लगा कि ये सोच रहे होंगे कि मैं नवाब हूँ और कैसे खीरा खाऊं मैं इस सामान्य आदमी के सामने। खीरा क्योंकि नवाबों के खाने की वस्तु थोड़ी है, वो तो चीप सा फल है जो सामान्य लोग खाते हैं।
इसमें लेखक ने ये व्यंग किया है कि ये झूठी शान शौकत वाले लोग होते हैं, वो बड़े अजीब से विचित्र स्वभाव के होते हैं कि वे स्वयं को ये नवाब लोग बड़े स्वयं को बहुत ही नाजुक, शिष्ट और कोमल, सलीकेदार इंसान मानते हैं। उनकी ये विशेषताएं इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी होती हैं कि वे अजीब प्रतीत होते हैं। लेखक ने इसी विचित्रता को दिखाने के लिए लेखक ने नस्ल शब्द का प्रयोग किया है, मानो वो किसी मनुष्य ना होकर वे किसी प्रजाति के इंसान हों। तो तो लेखक तथा लखनवी नवाब दोनों ने एक दूसरे के साथ बेगानों जैसा व्यवहार किया, मानो दोनों एक दूसरे को बाधा समझ रहे हों। पहले नवाब ने मुंह फेरा और बाद में लेखक ने भी आत्मसम्मान के नाम पर उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया। खाली बैठे करते रहने की हमारी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से या किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब उन्हें ये गवारा ना हो कि शहर का कोई दूसरा सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में यानी सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। यहाँ पर देखिए लेखकों के स्वभाव पर, लेखक और कवियों का स्वभाव होता है कि वे बहुत ही कल्पनाशील प्राणी होते हैं। तो उस स्वभाव पर टिप्पणी करते हैं लेखक कि जो लेखक और कवि होते हैं वो अपने आसपास के जीवन में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का बड़ी सूक्ष्मता से वो निरीक्षण और अध्ययन करते हैं और सामने वाले की एक एक मनोभावना पर गहरी नज़र रखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। तो लेखक ने सोचा कि नवाब साहब शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं या ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें शहर का कोई दूसरा सम्मानित व्यक्ति सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे, या मतलब लेखक बैठे बैठे ये सोचने लगा कि आखिर मेरे आने से ये इतनी असुविधा क्यों महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो सोचने लगे कि शायद इसलिए कि पहली बात तो ये कि ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा सेकंड क्लास में उन्हें सफ़र करता देखे, और दूसरी बात ये कि सफ़र का आनंद लेने के लिए उन्हें वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि शहर का कोई दूसरा सम्मानित व्यक्ति, सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाते देखे। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। मतलब नवाब साहब ने लेखक से पहले तो कोई बातचीत नहीं की, वह उसे देखकर खिड़की के बाहर देखने लगे, परंतु बाद में उसने अचानक लेखक से बातचीत की और उन्हें खीरा खाने के लिए प्रपोज किया। लेखक को नवाब का ये बदले हुए तेवर अच्छे नहीं लगे, क्योंकि लेखक को लगा कि नवाब साहब यूँ तो स्वयं को नवाब की औलाद मानता है, लेकिन ऊपर से स्वयं को शरीफ बताने के लिए औपचारिक बातचीत कर रहे हैं। ये तो सरासर धोखा है। नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया, परंतु लेखक ने शक्की मन में सोचा कि यह नवाब स्वयं को बहुत ऊंचा मानते हैं, नवाबी खानदान से मानते हैं, अपनी शराफत का भ्रम बनाए रखने के लिए ही यह खीरा खाने का निमंत्रण दे रहे हैं, परंतु वास्तव में वह मन से उससे मतलब बात नहीं करना चाहता। तो लेखक ने नवाब साहब द्वारा दिया गया जो खीरा खाने का निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा कि ये निमंत्रण एक धोखा है, सिर्फ दिखावा है, सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से लेखक और नवाब दोनों अलगाव में हैं। नवाब अपनी नवाबी शान में अकड़े रहते हैं और लेखक अपने स्वाभिमान की अकड़ में है, और दोनों एक दूसरे से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कोई पहल नहीं करना चाहता है। मतलब मित्रता बनाने वाली की ये पहचान होती है कि वो मित्रता करने के लिए पहल कर ले, लेकिन इनमें से दोनों कोई ऐसा नहीं करना चाहता है। तो इस दृष्टि से नवाब ने भी बातचीत शुरू की, तो परंतु लेखक तो स्वाभिमान के नाम पर अलग ही छिटक गया, अलग ही हो गया, और उन्हें नवाब साहब की के मतलब हर काम में उन्हें बुराई दिखने लगी, और नवाब साहब के निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। नवाब साहब ने अचानक पूछा, ओह आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया
कि आप भी शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जवाब दिया, मतलब ये चाहते हैं कि हम तो खीरा खा ही रहे हैं, मामूली लोगों की हरकत कर रहे हैं, और इसलिए ये हमें भी पूछ रहे हैं, ताकि दोनों ही एक दूसरे को बाद में ये ना समझे कि ये कितनी सस्ती हरकत, चीप हरकत किए करते हैं, ट्रेन में बैठ के खीरा खाने वाली, और बनते हैं बड़े नवाब। तो इसलिए लेखक ने भी अपने आप को उनसे अलग कर लिया और जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, यानी कि धन्यवाद, आप शौक फरमाइए, मेरी इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, यानी उसका कड़वापन निकाल दिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यहाँ पर नवाब साहब की नजाकत और नफासत दिखाई गई है कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो किस तरह से अपने खान पान में भी एक नजाकत रखते हैं और अपने आप को बड़ा सलीकेदार दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बड़े सलीके से खीरा खाने की तैयारी करी और फाकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए वो जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी लखनऊ स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते हैं वो खीरा खाने की पूरी तैयारी करके देते हैं कि खीरे पर लाल मिर्च और जीरा मिला नमक धुरक कर खाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब खीरे की फाकों पर जीरे और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकते हुए नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले रहे थे। उनकी भाव भंगिमाएं और मतलब उनका एक्सप्रेशन जो था, जबड़े की स्थिति बता रही थी कि उन्होंने मन ही मन खीरे का पूरा स्वाद ले लिया था। इस कारण उनके मुंह में पानी भर आया था। लेखक ये मान रहे थे कि नवाब साहब ऊपर से अपने आप को इतना रईस मानते हैं, किंतु खाते हैं खीरे, वे खीरे जो बिल्कुल साधारण लोग खाते हैं। इसी से ये पता चलता है कि असल में अमीर और विशेष वो नहीं है। तो इस सारी प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, मतलब उनके मुंह में पानी आ रहा था। किनके? नवाब साहब के मुंह में। ये लेखक महसूस कर रहा था। तो इस तरह से लेखक समझ गए कि ये रईस नहीं है, लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पर वल्लाह शौक कीजिए मतलब खाइए खाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, सामान्य खीरा नहीं है, वो बेहद स्वादिष्ट होता है, लीजिए आप भी खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, इसलिए उत्तर दिया लेखक ने, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। मतलब लेखक के सामने कटा हुआ खीरा रखा था, उस पर नमक, जीरा और मिर्च बुरकी जा चुकी थी। उसे देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, परंतु वह पहले निमंत्रण को ठुकरा चुका था। इसीलिए उसी निर्णय पर टिके रहने के लिए उसने दोबारा भी उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। मतलब खीरा खाने की इच्छा तो हो रही थी उसकी, लेकिन फिर भी उसे मना करना पड़ा। उसने कहा कि आप खाइए और मेरा मेदा मतलब हाजमा जरा कमजोर है, आसानी से खीरे को पचा नहीं पाएगा, इसलिए आप खाइए और थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो ऐसा बोलकर उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। अब लेखक के मन में एक बात बैठी थी। नवाब लखनवी नस्ल का
कोई सफेद पोश इंसान है, और इस पूर्व धारणा के कारण वह बराबर उनसे दूरी बनाए रखता है और उसको आत्मसम्मान का नाम देता है, और इसलिए उसकी हर बात में व्यंग करता है। नवाब साहब के व्यवहार से रईसी तो छलक रही थी, किंतु उसमें ऐसा कोई कचोटने वाली बात नहीं थी कि मन में व्यंग पैदा हो। पर वास्तव में लेखक के मन में नवाब की नवाबी शान का कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ था, इसलिए उसे उसकी हर चीज में रईसी का व्यंग नजर आ रहा था। तो इस तरह से नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। यानी कि नवाब साहब ने खीरे की कटी फांकों पर नमक मिर्च बुरक कर उन्हें बड़ी प्यासी प्यासी नजरों से देखा। सतृष्ण यानी प्यासी आंखों से वे उसके स्वाद और गंध की कल्पना करके वाह कह उठे। फिर क्या किया उन्होंने? इसके बाद जो किया वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, यानी गहरी सांस ली, आह भरी, और वाह निकल गया उनके मुंह से। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। यानी कि नवाब साहब चूंकि अपनी नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया, और इसी से वे औरों से ऊंचे सिद्ध हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, यानी सुगंध लेकर, रसा स्वादन कर, मतलब खुशबू लेकर, उसकी गंध से ही उन्होंने उसका स्वाद ले लिया और हर फांक को खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो नवाब साहब इस बात पर गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे खीरे की गंध और स्वाद की कल्पना से ही संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब वो एक कोई आम इंसान नहीं है कि कचर कचर खाने वाले आम लोग हों। उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ऊंची है, और इस तरह से नवाब साहब ने इस तरह सारे फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, आंखों ही आंखों में मानो कह रहे हों कि ये देखो, ये है खानदानी रईसों का तरीका। तो नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपने खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली का एहसास करा रही थीं। उनकी आंखें ये बताना चाह रही थी कि उनकी तो बात ही कुछ और है, वो सामान्य आदमी थोड़ी ना है। तो लेखक को नवाब साहब के इन तौर तरीकों और उनके खान पान को देखकर सिर झुका लेना पड़ा। यानी कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। मतलब लेखक को नवाब साहब के तौर तरीकों और उनके खान पान को देखकर सर झुका लेना पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि नवाब साहब इतने कोमल, सभ्य, शिष्ट, ऊंचे और इतने सूक्ष्म जीव हैं कि वे वस्तुओं की गंध से ही पेट भर लेते हैं। तो इस तरह से हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, जो दिखाई न दे, बारीक। तो नवाब साहब, लेखक सोचते हैं, उनके खीरा खाने की शैली को देखकर मन में उनके प्रश्न उठता है कि केवल स्वाद और सुगंध की कल्पना से उनका पेट कैसे भरता होगा। जब उन्होंने खीरा सूंघ कर ही फेंक दिया तो उनकी भूख कैसे शांत होती होगी, ये सोचकर वो हैरान रह। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ में बता देना चाहती हूँ आपको कि जैसे रसा स्वादन यानी रस का स्वाद लेना,
ठीक है। गर्व मतलब अभिमान, गुलाबी आंख मतलब अभिमान से भरी हुई नजरें, खानदानी यानी कि परिवार की परंपरा, पारंपरिक, तस्लीम यानी सम्मान, सिर खम करना यानी सिर झुकाना, तहजीब यानी शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता, नजाकत यानी कोमलता, और संतुष्ट यानी तृप्त होना, नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट का तो बता दिया मैंने, और लजीज यानी स्वादिष्ट, शकील यानी भारी, आसानी से ना पचने वाला, और इसके आगे नामुराद शब्द है। नामुराद एक अपशब्द होता है, अभागा, जिसकी इच्छा पूरी ना हो, और ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी नेत्र। तो नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी हैरानी की बात है कि नवाब साहब जो हैं उन्होंने डकार लेकर ये प्रकट किया कि उनका पेट सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही भर गया है। वो कहना चाहते हैं कि हम नवाब हैं, बहुत ऊंचे खानदान से हैं, तो श्रेष्ठ हैं, सूक्ष्म और स्वादप्रिय प्राणी हैं, गधों की तरह खा खा कर मोटे होने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से वो ये प्रूफ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन शकील होता है, आसानी से पचता नहीं है, और नामुराद ये मैदे पर यानी हमारे हाजमे पर बोझ डाल देता, हम इसे पचा नहीं पाते हैं, हम बहुत नाजुक हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी ज्ञान के नेत्र खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने या डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। लेखक सेकंड क्लास के रेल डिब्बे में ये सोचने के लिए चढ़ा था कि आखिरकार नई कहानी के लेखक कैसे होते हैं, क्या चाहते हैं। जब उसने नवाब साहब के मुंह से बिना खीरा खाए डकार निकलते देखा तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, और उसको समझ में आ गया कि नई कहानी के लेखक भी बिना घटना बिना पात्र के ही कहानी लिखकर संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। उनकी संतुष्टि बिल्कुल वैसी दिखावटी और खोखली होती होगी जैसे कि बिना खीरा खाए डकार भरना। तो बच्चों, इस पूरी कहानी में मूल व्यंग जो है वो ये है कि जीवन अपने सहज रूप को त्याग कर कोरा, काल्पनिक, दिखावटी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार बड़े घरों के लोग बिना खाए पिए संतुष्ट होने का नाटक करते हैं, वैसे तो पेट भरा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार नई कहानी के नाम पर घटना, पात्र और विचार को छोड़ा नहीं जा सकता है। बिना इसके कहानी की रचना नहीं हो सकती और ना ही इससे संतुष्टि मिल सकती है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद विद्यार्थियों।